हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आशीष, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स चॉइस पे। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एमपी कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम बताइए। नेम इंडियाज फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट, कार्टोसैट, भास्कर 1, इनमें से कोई नहीं, या इनसेट 1C। तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो है कार्टोसैट 1। कार्टोसैट 1 को 2004 में लॉन्च किया गया था और इसे स्काई आई इन द स्काई और इसे आई इन द स्काई इसे आई इन द स्काई के नाम से भी जाना जाता है। भास्कर 1 की बात करें तो ये भारत का पहला भूप्रेक्षण उपग्रह है जो कि 1979 यानी भारत के शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक था। और यदि बात करते हैं इनसैट 1C, तो जो इनसैट सीरीज है वो मौसम और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित उपग्रह हैं। और जो इस सीरीज का जो पहला उपग्रह था वो इनसैट 1 भी था जो कि 1983 के टाइम पे लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए किस शहर में स्थित है। नेम द सिटी इन विच इंडियन मिलिट्री अकेडमी आईएमए इज लोकेटेड। ऑप्शंस आर मुंबई, पुणे, दिल्ली, देहरादून। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो है देहरादून। इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है। यदि बात करते हैं पुणे की, तो पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी है। आप सभी ने सुना होगा नेशनल एनडीए का जो एग्ज़ाम्स होता है, एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो जाते हैं एनडीए एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे में है। और कई बार पुणे की जगह पे खड़ग वासला भी ऑप्शन में आता है। ये पुणे में ही एक स्थान है जहाँ पे एनडीए एकेडमी है। इसके अलावा बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये यहाँ पे राज्य कर लीजिएगा। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं एमपी, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, एमपी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है एमपी महाराष्ट्र। एमपी महाराष्ट्र। आप इस पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा एमपी और एमपी के दक्षिण भाग में हमारा पेंच नेशनल पार्क है। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क है। और इसी नेशनल पार्क से पेंच नदी बहती है। पेंच नदी बहती है और इसी पेंच नदी पे ये परियोजना चलाई जा रही है। और नागपुर के पास, महाराष्ट्र के नागपुर के पास तोतला डोह जो डैम है वो भी इसी नदी पर बना हुआ है। इसी नदी पे बना हुआ है। ठीक है। और बात करते हैं यदि एमपी राजस्थान की, तो एमपी राजस्थान के बीच भी बहुत सी संयुक्त परियोजना है। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है गांधी सागर परियोजना। कौन सी? गांधी सागर परियोजना। ये कहाँ पे है? तो ये हमारे मंदसौर में है, एमपी के मंदसौर में है। और चंबल नदी पे बनी है। किस पे बनी हुई है? चंबल नदी पे बनी हुई है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एमपी की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है जो 1960 के टाइम पे शुरू करी गई थी। और मतलब इसमें पहली बार एमपी में पानी से बिजली बनाई गई थी और इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया गया था। और साथ साथ सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। इसके अलावा जो एमपी राजस्थान में है वो है जवाहर सागर परियोजना। इसको कोटा बैराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटा बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ये
ये कोटा ये राजस्थान में आती है, किंतु ये एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो कि चंबल नदी पे किस पे चंबल नदी पे है। इसके अलावा बात करते हैं एमपी और यूपी की, तो जो एमपी यूपी की बात करते हैं तो एमपी यूपी के बीच में है हमारी बाण सागर परियोजना। कौन सी? बाण सागर परियोजना जो कि सेन नदी पे है। किस पे? सोन नदी पे, सोन नदी पे है। और इसी सोन नदी, और इसकी खास बात यह है कि ये एमपी, यूपी और बिहार 3 राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे पूछा जा चुका है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उमरिया में स्थित अभ्यारण्य है। तो सेंचुरी दैट इज लोकेटेड इन उमरिया सेंचुरी। तो ऑप्शन है बांधवगढ़, सोन, घाटी गांव, कान्हा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जिसका आंसर है वो होगा बांधवगढ़। हम बात करते हैं सोन की, तो ये है सीधी और शहडोल में सोन नदी पर बना हुआ अभ्यारण्य है, जिसमें घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है। इसमें घड़ियाल परियोजना चलाई जा रही है, घड़ियालों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। बात करें घाटी गांव की, तो ये ग्वालियर में, कहाँ पर है फ्रेंड्स? ग्वालियर में। इसमें सोन चिड़िया, किसका? इसमें सोन चिड़िया, जो एक खास तरीके की सुंदर सी एक चिड़िया होती है, उसके संरक्षण विशेषता इस पे ध्यान दिया जाता है और इसीलिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, वह कहाँ स्थित है? ठीक है, दशों पिलर, ठीक है, जो हमारा राजकीय चिन्ह है, इसकी बात पूछी जा रही है। ऑप्शन है सारनाथ, गया, पुरी, वाराणसी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है सारनाथ। सारनाथ की जो एक सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पे पहली बार गौतम बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया था। धर्मोपदेश, ये इनका पहला उपदेश भी था जो कि धर्म से संबंधित था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं फ्रेंड? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और गौतम बुद्ध, यदि हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो गया, जो बोध गया है वो भी इसी से संबंधित है। बोध गया भी इसी से संबंधित है। बोध गया में निरंजना नदी, कहाँ पे? निरंजना नदी में निरंजना नदी में पीपल के वृक्ष के नीचे ही सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। और यही सिद्धार्थ जो है ये बाद में चल के गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि वाराणसी में आप सभी ने सुना होगा कि काशी विश्वनाथ है। क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। किससे? भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन इसकी जो सबसे खास बात यह है कि जो इसका निर्माण है वो हमारे इंदौर के होलकर वंश की रानी, कौन? इंदौर के होलकर वंश की जो रानी थी, अहिल्याबाई ने कराया था 1780 के टाइम पे इसका निर्माण किया था। ये मंदिर पहले से अस्तित्व में था, किंतु मुगलों की बार आक्रमण से ये मंदिर ध्वस्त हो गया था। तो इसका पुनः निर्माण था जो किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने कराया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा, कैलाशनाथ काटजू। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है शंकर दयाल शर्मा। आप इसमें दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा जी भी भोपाल से हैं और कैलाशनाथ काटजू भी भोपाल से हैं। लेकिन कैलाशनाथ काटजू एमपी के थर्ड सीएम हुए, एमपी के थर्ड सीएम थे। ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। और शंकर दयाल शर्मा जी ये मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व, मतलब 1956 के पहले जो भोपाल जिस प्रदेश की राजधानी था, ये वहाँ के सीएम थे। ये
वहाँ के सीएम रह चुके थे। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद ये एक प्रेसिडेंट थे और इनकी प्रेसिडेंट ऑफिस में डेथ हुई थी। इनकी प्रेसिडेंट डेथ हुई थी। ये दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ प्रेसिडेंट ऑफिस में हुई थी। अब बात करते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी इनको जानते ही होंगे। ये भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। ठीक है, तो भोपाल में पैदा हुए 9वें राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? PR राजेश, नरेंद्र बत्रा, परगत सिंह, मरियम्मा कोसी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है मरियम्मा कोसी, लेकिन ये 2017 के टाइम पे मरियम्मा कोसी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे। यदि हम बात करते हैं वर्तमान की, तो जो वर्तमान में है वो है ज्ञानेंद्रो नेगोम्बर। कौन है वर्तमान में? ज्ञानेंद्रो कौन है? ज्ञानेंद्रो नेगोम्बर। कौन है? ज्ञानेंद्रो नेगोम्बर। कौन है? ज्ञानेंद्रो नेगोम्बन। ठीक है, याद रखिएगा ज्ञानेंद्रो नेगोम्बन है। और नरेंद्र बत्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी हाल ही में चर्चा का विषय भी रहे थे। नरेंद्र बत्रा ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हैं। और इनका अभी कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 31 मई कर दिया गया, इसलिए चर्चा में रहे थे। अब ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाँ, एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए कि जो हॉकी इंडिया टीम है, इसके कैप्टन कौन है? और एक बात और हॉकी से याद रखने की है कि जो हॉकी प्लेयर हैं रानी रामपाल, इनको 2021 का राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन है? रानी रामपाल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, एन संजीवा रेड्डी, BB गिरी, C राजगोपालचारी। चलिए आंसर देखते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो है C राजगोपालचारी। तो C राजगोपालचारी ये हमारे देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? अंतिम, आज़ादी के बाद जो गवर्नर जनरल माउंटबेटन हुए, वो पहले आज़ादी मतलब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन थे। ठीक है, लेकिन जो इनके बाद बने थे गवर्नर जनरल वो कौन थे हमारे देश के? C राजगोपालचारी। इनके बाद जो पद संभाला उन्होंने C राजगोपालचारी ने संभाला। लेकिन इसलिए C राजगोपालचारी ने बनाए, इसलिए इन्हें अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। लेकिन इन्होंने प्रेसिडेंट मतलब कि भारत का राष्ट्रपति पद कभी नहीं संभाला। इसलिए जो नहीं रहे ये हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब की बात करें तो ये राष्ट्रपति रह चुके थे और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति ऑफिस में हुई थी। कहाँ हुई थी? राष्ट्रपति ऑफिस में हुई थी। और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एन संजीवा रेड्डी की बात करें तो ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। और BB गिरी ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और इसके बाद इन्होंने अपना एक पूर्ण कार्यकाल भी पूर्ण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, हामिद अंसारी, PJ कुरियन, अरुण जेटली। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जो इसका आंसर है वो होगा PJ कुरियन। ये 2017 के टाइम का क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन में PJ कुरियन है, क्योंकि उस समय पे जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष थे वो PJ कुरियन थे। लेकिन यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, मतलब वर्तमान समय में जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं वो है हरिवंश। कौन है? हरिवंश नारायण। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह
हरिवंश नारायण सिंह जी। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह जी। ये कौन है? वर्तमान के में जो लोकसभा राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। हामिद अंसारी, हामिद अंसारी ये हमारे वर्तमान हामिद अंसारी जो हैं वर्तमान हामिद अंसारी वर्तमान नहीं, ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2007 से 2017। 2017 के बीच इन्होंने 2 कार्यकाल इन्होंने क्या किए हैं? इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद के रूप में 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं। और जो अभी हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो हैं वेंकैया नायडू जी। कौन है? वेंकैया नायडू सर, वेंकैया नायडू। तो फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है कि राज्यसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष या सभापति, इनको सभापति भी कहते हैं, तो सभापति कौन है? ठीक है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अरुण जेटली की। तो जो अरुण जेटली हैं ये भी पिछले कुछ समय में चर्चा का विषय रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे। इन्होंने ही जीएसटी सदन में प्रस्तुत किया था और 2019 अगस्त 2019 में इनका देहांत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए हमारे वर्तमान में जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं वो है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन है संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, लॉ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारे देश में आपातकाल सिर्फ राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन इसका बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू करते हैं? तो 352 आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में किसी एक राज्य में यदि कभी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस एक राज्य में 356 के तहत आपातकाल लागू करते हैं। और यदि बात करें 360 की, तो आर्टिकल 360 में यदि देश में कोई वित्त संकट उत्पन्न होता है, धन से संबंधित कोई संकट उत्पन्न होता है, तो 360 के तहत पे राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 52, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं संसद की। अच्छा, तो संसद का जो आर्टिकल है वो है 79, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के जो इनके पद की जो वर्णन किया जाता है वो 75 में, प्रधानमंत्री को 75 में, और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं आर्टिकल 75 के तहत। ठीक है। और एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है, उसको भी ध्यान में रखिए कि जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, इसको कौन नियुक्त करता है? तो इसको प्रधानमंत्री, किसकी? पीएम की सिफारिश पे कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। किसकी नियुक्ति? हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री की। ठीक है, समझ गए। तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो राष्ट्रपति जी लागू करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 1978, 1958, 2008, 1998। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1958। 1958 में शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को स्थापित किया गया था। इसके पूर्व अभ्यारण्य था। और 1954 में कान्हा, जो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क बना, इसे 1954 बना। इसके बाद माधव राष्ट्रीय पार्क बना। और इसकी जो प्रमुख बात करते हैं माधव राष्ट्रीय पार्क की, तो यहाँ पे क्या है? जॉर्ज कैसल भवन है। क्या है? जॉर्ज कैसल भवन है। और तात्या टोपे जो 1857 के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, इनकी समाधि है। इनकी समाधि कहाँ है? तो ये है यहीं पे माधव राष्ट्रीय पार्क में। और यहाँ पे क्या है? सांख्य सागर झील भी है। क्या है? सांख्य सागर झील।
शांति सागर झील है। और माधव नेशनल पार्क की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मगरमच्छ सफारी, घड़ियाल मगरमच्छ या घड़ियाल सफारी, क्या घड़ियाल सफारी भी बनाई गई है, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो जो हमारे देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ऑप्शंस हैं जवाहर सुरंग, चिनानी नासी सुरंग, अटल सुरंग, नाथूबाड़ी सुरंग। तो हमारे देश की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है वो है चिनानी नासी सुरंग। इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। कितनी है? 9.28 किलोमीटर। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। और नेशनल हाईवे, इसमें नेशनल हाईवे 44 पर है, नेशनल हाईवे 44 पर है, ठीक है, ये याद रखिए। इसकी बात करें अटल सुरंग, ये भी हाल ही में चर्चा में रही है क्योंकि इसका भी अभी इसको बनाया गया है। और लेकिन इसकी जो है वो ये भी करीबन 9 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये इस चिनानी नासरी से छोटी सुरंग है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, जवाहर सुरंग, आप इसको भी याद रख सकते हैं। जवाहर सुरंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट सुरंग है जो कि नेशनल हाईवे, जो कि नेशनल हाईवे, इस पे नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे 1D पर स्थित है, ठीक है। और ये शुरुआत में ये एक प्रमुख माध्यम था इस एक स्थान से जम्मू कश्मीर में आने जाने के लिए। प्रथम कुलदीप नायक पत्रकारिता पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? प्रथम कुलदीप नायक पत्रकारिता, फर्स्ट कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड वॉज कन्फेरेड ऑन, ठीक है। तो कुलदीप नायक, सॉरी नायक नहीं, ये नैयर, कुलदीप नैयर अवार्ड। कुलदीप नैयर सर हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे, ठीक है। तो जो इनके मृत्यु के पश्चात जो पुरस्कार प्रारंभ किया गया, तो पहला पुरस्कार इसको दिया गया है। ऑप्शन है मृणाल पांडे, रघु राय, रवीश कुमार, प्रभाष जोशी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रवीश कुमार। रवीश कुमार को रेमन मैक्सेस अवार्ड भी मिला है, इसलिए बहुत ही चर्चा का विषय है। जी न्यूज़ पे आपने इनको देखा होगा। और इसके बाद करते हैं प्रभाष जोशी, ये हमारे MP से संबंधित हैं। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ? ठीक है, ऑप्शन हैं पंडित रविशंकर जी, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी, भीमसेन जोशी, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। कौन है इसका राइट आंसर? मोहम्मद रफ़ी साहब। पंडित रविशंकर जी, इनको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सितार वाद्य यंत्र जो होता है इसको बजाते थे और इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, ठीक है। लता मंगेशकर जी, आप इन सभी के बारे में जानते हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गाने गाए हुए हैं, ठीक है। और भीमसेन जोशी जी, ये भी एक सिंगर हैं। ये हमारे जो होता है ख्याल गायन, जो शास्त्रीय गायन शैलियाँ हैं उसके एक प्रसिद्ध गायक हैं भीमसेन जोशी। इन्हें भी भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया है। बात करते हैं पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो पचमढ़ी ऑप्शन है सैफपुरा, होशंगाबाद, भोजपुर, अनूपपुर, ठीक है। तो पचमढ़ी हमारा किस जिले में स्थित है? तो पचमढ़ी हमारा होशंगाबाद में है, ठीक है। पचमढ़ी हमारा किस ज़िले में है? होशंगाबाद में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पचमढ़ी किन पहाड़ियों में स्थित है? तो पचमढ़ी कहाँ पे है? तो पचमढ़ी सतपुड़ा, कहाँ पे? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की महादेव श्रेणियों में, ठीक है, महादेव श्रेणियों में है, ठीक है, महादेव श्रेणियों में स्थित है। और इसकी सबसे एक प्रमुख बात यह है कि यहीं पे धूपगढ़ है, क्या है? धूपगढ़ है, जो कि MP की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर है। इसके अलावा पचमढ़ी MP का एक प्रमुख बायो रिजर्व का, इसको बायो रिजर्व भी है, इसको बायो रिजर्व घोषित किया गया था 1999 के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस हैं जिसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नासिर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात थे, ये कौन थे? नासिर अमीनुद्दीन डागर कौन थे?
ठीक है, तो ये ऑप्शन है उर्दू शायर, चित्रकार, कव्वाली गायक, ध्रुपद गायक। तो जिसका राइट आंसर है वो है ध्रुपद गायक। ये गायक थे और इनका एक बैंड था जो डागर ब्रदर्स के नाम से फेमस था। डागर ब्रदर्स के नाम से फेमस था। ये एक शास्त्रीय सिंगर थे, शास्त्रीय गायक थे और इनके एक भाई भी थे जो कि मोइनुद्दीन, क्या नासिर मोइनुद्दीन डागर के नाम से था और ये इंदौर से संबंधित है, इंदौर से संबंधित है, इसलिए ये क्वेश्चन एमपी से संबंधित है, इसलिए पूछा गया था। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, नागपुर, दिल्ली। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कोलकाता। 1984 कब 1984 में भारत में मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की गई थी और सबसे पहले ये कोलकाता में शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देश भर में परिवार न्यायालय की स्थापना के किस वर्ष में परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था? इन विच ईयर वॉज द फैमिली कोर्ट एक्ट इनेक्टेड सेटिंग अप फैमिली कोर्ट्स अराउंड द कंट्री? तो ऑप्शन 1989, 1992, 1984 और 1990। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 1984। ठीक है, और 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था, जो कि पारिवारिक मामलों से संबंधित सारे जो मामले हैं वो इसी अधिनियम के तहत इनको हल किया जाता है। अब बात करें 1992, ये हमारी इकोनॉमी और संविधान दोनों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर रहा है। यहाँ पे यदि हम बात करें इकोनॉमी की, तो यहीं पे हमारा LPG रिफॉर्मेशन आया था। और उसकी बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं हमारे संविधान की, तो यहीं पे 1992 में हमारा 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे। 73 और 74, 73 जिसमें स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसके तहत नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः नए आधुनिक हिंदी साहित्य किन्हें कहा जाता है? हु इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर? क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, RK नारायण, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र। तो जिसका आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो RK नारायण, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अंधेर नगरी, क्या अंधेर नगरी, इसके बारे में आपने सुना होगा। अंधेर नगरी ये इनका एक सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसके बाद यदि बात करते हैं ठीक है, इसके बाद यदि बात करते हैं तो हमारा अगला है आषाढ़ का एक दिन, क्या आषाढ़ का एक दिन, क्या आषाढ़ का एक दिन भी इनकी एक प्रमुख रचना है, आषाढ़ का एक दिन। और इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन, इनको आप सभी बहुत अच्छे जानते हैं, इनकी एक प्रमुख रचना है मधुशाला। क्या है इनकी एक प्रमुख रचना? मधुशाला। इसके बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा मधु कलश भी इनकी एक प्रमुख रचना है। ठीक है, प्रेमचंद्र, ये जो कि मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनकी भी बहुत सी रचना है जिसमें गबन, गोदान और रंगभूमि आदि, ये सभी आधुनिक हिंदी साहित्य के रचयिताकार हैं। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो गद्य विधा है, इसके लिए इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखा ही जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है,
तो जो हमारे है तो भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो है B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, क्योंकि संविधान निर्माण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और संविधान की जो प्रारूप निर्माण में जो प्रारूप समिति थी, संविधान निर्माण के समय जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे, तो इन्होंने इसके प्रारूप निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये हमारे देश के प्रथम जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति थे महादेव गोविंद रानडे। इन्होंने शुरुआती दौर में स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही भाग लिया। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। जो 1905 के समय कांग्रेस का उदारवादी ग्रुप था, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने ये उसके प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछ रहा है, विच इज द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया? ऑप्शन से काकरापार, मद्रास, राजस्थान, तारापुर शक्ति केंद्र। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो है तारापुर शक्ति केंद्र। ठीक है, तो हमारा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र या जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर वो कहाँ पे है? वो कौन सा है? तारापुर शक्ति केंद्र है। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि देश का पहला जो है अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान परमाणु, कौन सा? अनुसंधान परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो वो था अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा। ठीक है, अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा था। ठीक है, और इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन अप्सरा भी आ सकता है। तो अप्सरा वो हमारा अनुसंधान केंद्र था, यहाँ पे अनुसंधान किए जाते थे। और ये किसकी बात हो रही है? प्रथम परमाणु यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करी जाती थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो हमारा परमाणु न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव का जो टेस्ट किया गया था वो सबसे पहले कब किया गया था? तो वो किया गया था 1975 में। ठीक है, ये स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा इसको कहते हैं, और ये सफल परीक्षण हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। इसके बाद 1998 में पोखरण में आगे के 2 टेस्ट किए गए थे। इसके बारे में आपने सुना होगा, मूवी भी बनी है, आपने वो भी देखी होगी। वहाँ पे 2 सफल परीक्षण किए थे, और वहाँ पे जाके भारत न्यूक्लियर पावर बना था। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सॉरी ये कुष्ठ है, कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ, लेप्रोसी। ठीक है, विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट इज रिनोन्ड फॉर हिज वर्क अमंग लेप्रोसी पेशेंट्स? ठीक है, ऑप्शन है धोंडो केशव कर्वे, बाबा आमटे, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबा आमटे। ठीक है, बाबा आमटे का पूरा नाम, ऑप्शन में कभी ये भी हो सकता है, तो इनका जो पूरा नाम है वो है मुरली, क्या है? मुरलीधर देवीदास। क्या है इनका जो राइट आंसर है? वो है मुरलीधर देवीदास। इनका पूरा मुरलीधर देवीदास आमटे इनका पूरा नाम है। ये गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और इन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक कार्यक्रम में लगाया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अरुणा आसफ अली के साथ, जो रेडियो पे मुख्य जो नेता थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद रेडियो पे निरंतर इन्होंने अपना भारत छोड़ो आंदोलन को बढ़ावा दिया था। ठीक है, विनोबा भावे की बात करें तो भूदान आंदोलन 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया था। तो वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। और गांधी जी ने एक और चलाया था, क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या चलाया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये सब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में इस पे हम
डिटेल में बात करेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, इसको जो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने जो स्वीकार किया था वो थे विनोबा भावे, ठीक है, इसलिए विनोबा भावे भी इम्पोर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया, इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहाँ थे, ये महान सोशलिस्ट थे और ढूंढो की सब कर ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, ठीक है। तो भारत के इसका जो आंसर है वो होगा दमन एवं दीव। दमन एवं दीव में लोएस्ट सेक्स रेशियो है इंडिया में, ठीक है। इसके बात करें, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो 26 जनवरी 2020 था, 26 जनवरी 2020 था, उसमें दमन एवं दीव, इसको दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक यूटी बना दिया है। दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, इन सारे आइलैंड्स को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब बात करते हैं अंडमान, ठीक है। और यदि बात हो रही है लिंगानुपात की, तो जो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो आपको पता ही होगा, वो केरल में है, लगभग 1084 के आसपास है। और यदि सबसे कम लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो है हरियाणा में। कहाँ पे फ्रेंड्स? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में है। हरियाणा में करीबन इसका 875 के आसपास, इसके ऊपर चेक कर लीजिएगा, इतनी समथिंग है। और उसके बाद बात करें, हाँ, और यदि हम बात करें भारत के लिंगानुपात की, तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। कितना है? 943। और यदि हम बात करें साक्षरता की, ठीक है, भारत में साक्षरता दर की बात करें तो वो है 73%, ठीक है। ये सब कुछ, ये जितने भी आंकड़े हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। 2021 आ गया तो नई जनगणना होगी, उसके तहत नए नियम बनेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एक न एक हर बार एग्जाम्स में आता है। ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, बिहू, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बात करते हैं कथकली की, तो कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है, ठीक है। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का फ्रेंड्स? तमिलनाडु का, ठीक है। कुचिपुड़ी हमने देख लिया कि यह आंध्रा का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। बिहू की बात करें, बिहू की यदि हम बात करते हैं तो बिहू जो है वो एक लोक है। क्या है? लोक नृत्य। ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, एक लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? असम का है, ठीक है। हम बात कर रहे थे किसकी? शास्त्रीय नृत्य की। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो हमारे देश में मुख्य रूप से 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है, ठीक है। उसमें आता है कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ठीक है, मणिपुरी, मणिपुरी है, ठीक है, ओडिसी है, ठीक है। जैसे नाम से ही जाहिर होता है कि मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, ठीक है। इसके अलावा एक और है मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। ये कहाँ का है? तो ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ये भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है, ठीक है, ये दोनों का मिश्रण है, ठीक है। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का। और एक और है, वो है सत्रिया, ठीक है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सत्रिया कहाँ का है, ठीक है। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मलखान नहीं है, मलखम्ब है। क्या है? मलखम्ब के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। मलखम्ब, जैसा कि आपको पता है कि मलखम्ब है वो एमपी का राज्य खेल है, ठीक है, राज्य खेल है। जैसे इंडिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, का खेल कौन सा है? हॉकी है। वैसे ही इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है?
इंडिया का जो एमपी का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, मलखम्ब है। ठीक है, ऑप्शन है विश्वामित्र विक्रम प्रभास जोशी पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रभास जोशी पुरस्कार। 2013 में जो हमारे प्रभास जोशी जी एक जाने माने जर्नलिस्ट थे, इनकी मृत्यु के बाद इन्हीं की स्मृति में इसे शुरू किया गया था और 2013 में ही मलखम्ब को एमपी का राज्य खेल घोषित किया गया था। तब से यह पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया जाता है। उसी के अलावा विश्वामित्र पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। जैसे हमारे नेशनल लेवल पे द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार ये बिल्कुल समान है अर्जुन पुरस्कार के, जैसे अर्जुन पुरस्कार हमारे नेशनल लेवल पर खिलाड़ियों को दिया जाता है, हमारे एमपी में विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और एकलव्य पुरस्कार भी खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की थी? ठीक है, की स्थापना हु फाउंडेड शांति निकेतन? ठीक है, ऑप्शन है मानवेंद्र नाथ रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर एक महान साहित्यकार थे। 1913 में उनकी एक रचना थी, क्या थी? गीतांजलि। क्या थी उनकी एक रचना? गीतांजलि। गीतांजलि 1913 में उनकी एक रचना थी गीतांजलि। उसके लिए उनको क्या दिया गया था? नोबल पुरस्कार दिया गया था। कब? नोबल पुरस्कार दिया गया था। और एक और इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि, किसकी? नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। क्या? नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो 1919 में, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, क्या हुआ था? जलियांवाला। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें इतनी अंग्रेजों द्वारा जो व्यवहार किया गया था उसके कारण इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। इस उपाधि को अंग्रेजों को वापस दे दिया था। ठीक है, वापस दे दिया था। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय ये जो हमारे इतिहास है इसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चंस थे मैं उनको आपके लिए लेकर आया था आज। इसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद मैं ये सीरीज आगे कंटिन्यू रखूँगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। इसके बाद हम मैं पॉलिटी पे एक डिटेल क्रैश कोर्स बनाने वाला हूँ। पॉलिटी पे क्रैश कोर्स बनाने वाला हूँ। इसके जो बहुत ही जल्द आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू।